हेलो फ्रेंड्स। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी, जो यूपीएससी, एचपीएससी और एसएससी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बुक हम यूज़ करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत, जिसका एडिशन है 8th एडिशन हो गया, 2025 मॉडल है। ठीक है, तो इस बुक में टोटल 95 चैप्टर्स हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक। इस बुक को हमने कर लिया तो कोई भी पॉलिटी का क्वेश्चन हमारा नहीं रहेगा एग्ज़ाम में। ठीक है, इसके इंडेक्स की बात करूँ तो इंडेक्स में इसके 95 चैप्टर्स हैं। डेली का एक चैप्टर भी हम करेंगे तो इसको 90 से 100 दिन लगेंगे, यानी कि 3 साढ़े 3 महीने अप्रोक्स। 95 चैप्टर्स हैं, इसके बाद क्वेश्चंस के सेट हैं। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड करेंगे आज हम, और डेली के नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे पीडीएफ के फॉर्म में। तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम पढ़ेंगे 1600 से लेकर 1947 तक। ठीक है, तो शुरुआत होती है 1608 से। 1608 में ब्रिटिशर्स जो हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्म में भारत आए। क्या करने आए? व्यापार करने आए, ट्रेडिंग करने आए। ठीक है, और भारत में ट्रेडिंग करने की परमिशन किसने दी इसको? क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ ने एक चार्टर ग्रांट किया इनको। चार्टर का मतलब होता है कानून पास करना, और उस कानून के तहत ये भारत में व्यापार कर सकते थे। ठीक है, चार्टर ग्रांट किया कौन से ईयर में? 1600 में। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया है। ठीक, क्वीन एलिजाबेथ, 2 पेन ले लो और मेन मेन टॉपिक को हाईलाइट करते जाओ। इसके बाद आता है कि 1765 में जो कंपनी है हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिशर्स हैं, इन्होंने क्या किया? एक दीवानी ऑब्टेन कर ली। कहाँ कहाँ की दीवानी ऑब्टेन की? कहाँ कहाँ की? बंगाल की, बिहार की और उड़ीसा की। ठीक है, 1765 में दीवानी, ये दीवानी का मतलब ये है कि टैक्स वसूलना इंडियंस से। और ये टैक्स वसूली की परमिशन किसने दी भाई? 1765 से एक साल पहले 1764 में मुगल एम्परर है शाह आलम। शाह आलम 1764 में शाह आलम ने बैटल ऑफ बक्सर की लड़ाई जीती थी। बैटल ऑफ बक्सर की लड़ाई जीती थी 1764 में। मुगल एम्परर शाह आलम ने बैटल ऑफ बक्सर की जीत में ब्रिटिश को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ये दीवानी ग्रांट कर दी। अब थर्ड पॉइंट ये आता है कि 1858 में 1858 में क्या हुआ था कि सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया कंपनी के खिलाफ। इसे बोलते हैं सिपोए म्यूटिनी, सिपाहियों का
विद्रोह। सिपाही के विद्रोह के बाद जो ब्रिटिश क्राउन है, जो मेन सरकार है ब्रिटिश की, पार्लियामेंट जो है, जिसे हम ब्रिटिश क्राउन बोलते हैं, उसने अब रूल करना शुरू कर दिया गवर्नेंस ऑफ इंडिया पे। और ये रूल कब तक चला? जब तक हमारे भारत देश को आज़ादी नहीं मिली, यानी ग्रांट ऑफ इंडिपेंडेंस डे। और हमारा इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है भाई? 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 से पहले ब्रिटिश क्राउन का ही रूल था, और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के साथ साथ हमें कॉन्स्टिट्यूशन की भी नीड पड़ी, संविधान की भी नीड पड़ी। किसकी नीड पड़ी? कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड पड़ी, तो 1947 को तो हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उससे एक साल पहले 1946 को हमारी पहली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी। 1946 को पहली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी। क्यों बनी? क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड थी। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनने के बाद हुआ क्या कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अपनाया गया। हमारा संविधान अपनाया गया, और इससे 2 महीने बाद 26 जनवरी इससे 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और इसे अपनाया गया इससे 2 महीने पहले 26 नवंबर 1949 को। अब कुछ फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ब्रिटिश रूल से ही लिए गए हैं। क्या क्या रूल लिए गए हैं ये हम आगे पढ़ेंगे, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। ठीक है, तो वेरियस कंट्रीज हैं जिनके रूल हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिए हैं। ठीक है, तो हम ये लाइन लिख सकते हैं, वेरियस फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी have their roots have their roots in the British rule। तो कुछ इवेंट्स हैं, 2 इवेंट्स हैं। नंबर 1, मैंने इनको अंडरलाइन नहीं किया है, मेन पॉइंट्स को, जैसे कि यहाँ पर है मुगल एम्पर शाह आलम, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, दीवानी हो गई, ये आप अंडरलाइन कर लेना। सिपोही म्यूटिनी, सिपाहियों के विद्रोह के बाद ब्रिटिश क्राउन ने 26 जनवरी 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया गया, और 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, ये आप नोट कर लेना। तो हम कहाँ पर थे कि कुछ इवेंट्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी पर गहरा प्रभाव डालते हैं। सबसे पहला इवेंट है हमारे पास कंपनी रूल। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब तक रूल किया?
कंपनी रूल, ये कंपनी रूल हमारा 1773 से लेकर 1858 तक चलेगा। सेकंड है हमारे पास क्राउन रूल। क्राउन रूल 1858 से लेकर 1947 तक चलेगा। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम 1600 से लेकर 1947 तक पढ़ेंगे। तो ये दो रूल ही पढ़ेंगे हम। इसके अंदर आएंगे अलग अलग एक्ट आएंगे। पिट्स इंडिया एक्ट आएगा कंपनी रूल में, चार्टर एक्ट आएगा। चार्टर एक्ट के भी हर 20 साल में चार्टर एक्ट रिन्यू हो जाता था। ठीक है, तो ये कंपनी रूल आएगा। क्राउन रूल में भाई आएगा हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, इंडिपेंडेंस एक्ट, ये आएंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग से पहले स्टार्ट करेंगे हम कंपनी रूल। ठीक है, तो कंपनी रूल स्टार्ट करते हैं आगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंपनी रूल। जो चला था 1773 से 1858 तक। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम इस रूल में कौन कौन से एक्ट पढ़ेंगे। सीक्वेंस में बता देता हूं कि कौन कौन से हम एक्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके बाद आता है हमारा अमेंडिंग एक्ट 1781। इसके बाद आता है हमारे पास पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। और पिट्स इंडिया एक्ट के तुरंत बाद आता है हमारे पास एक्ट ऑफ 1786। इसके बाद लास्ट आता है हमारे पास, फाइनल आता है चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट हमारा 1793 से लेकर 1793 से लेकर हर 20 साल में एक चार्टर एक्ट आया है। कब तक आया है? 1853 तक। ठीक है, पहला हमारे पास आया चार्टर एक्ट 1793 में, फिर 20 साल और ऐड कर दो इसमें 1813 सेकंड चार्टर एक्ट आया, फिर थर्ड चार्टर एक्ट आया हमारे पास 1833 एंड फाइनल चार्टर एक्ट हमारे पास आया 1853। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे हम इसमें कंपनी रूल में। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंपनी रूल का फर्स्ट एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। तो कंपनी रूल का सबसे पहला एक्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सबसे पहले समझो, इस एक्ट से पहले कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो अपनी मन मर्जी से राज कर रही थी। पार्लियामेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं था इस पर, पार्लियामेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं था। ठीक है, इससे पहले, बिफोर दिस एक्ट। तो इस एक्ट के बाद यह सिचुएशन बदली और इस एक्ट का मेन पर्पस ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी मन मर्जी से राज नहीं कर सकती, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस पर कंट्रोल बनाया। और इसके फीचर्स क्या है इस एक्ट के? इस एक्ट के आने के बाद, इस एक्ट के आने के बाद जो बंगाल का गवर्नर है वो गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, सेकंड एक्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट खोला गया कोलकाता में। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट खोला गया। तीसरा है हमारे पास कंपनी पर पार्लियामेंट का कंट्रोल हो गया। कंपनी पर पार्लियामेंट का कंट्रोल हो गया। और फोर्थ हमारा क्या है इसमें फीचर्स, कि इसने करप्शन रोकने के लिए, कंपनी का जो करप्शन है, मनमर्जी का राज है, उसको रोकने के लिए कुछ रूल्स बनाए। जैसे कि
पहला रूल क्या है इसमें कि जो कंपनी के जो सर्वेंट्स हैं, कंपनी के जो सर्वेंट्स हैं वो ना तो गिफ्ट ले सकते हैं, ना ही कोई प्राइवेट ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा रूल ये बनाया कि उनको सैलरी के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा पैसा लेना मना था। ठीक है, सैलरी के अलावा, हिंदी में लिख लो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो, सैलरी के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा इनकम वो नहीं ले सकते। ये क्रॉस मार रहा हूं ना मैं, तो इसका मतलब नहीं करना, गिफ्ट नहीं लेना, प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, अगर इन फीचर्स में आपके कुछ सवाल हों कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया, तो गवर्नर जनरल पहला था कौन, ये भी तो पूछ सकते हो ना आप। तो गवर्नर जनरल पहला हमारा था वॉरेन हास्टिंग। ठीक है, इसमें 4 मेंबर की काउंसिल बनाई गई। ठीक है, सेम इसी तरह है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाया है। तो जज पूछने के लिए क्या करना है भाई, कि जज थे 4, जिसमें थे एक तो चीफ जस्टिस था और बाकी 3 अदर जजेस थे। ठीक है, कंपनी का पार्लियामेंट पर कंट्रोल हो गया, सॉरी, पार्लियामेंट ने कंट्रोल कर लिया कंपनी पर, करप्शन रोकने के लिए रूल्स बनाए गए, कंपनी का सर्वेंट्स कोई भी गिफ्ट नहीं ले सकता, कोई भी प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकता, सैलरी के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट नहीं ले सकता वो। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 खत्म होता है। अब इसके बाद हमारा आता है अमेंडिंग एक्ट 1781। अमेंडिंग एक्ट 1781, इसे सेटलमेंट एक्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड एक्ट ऑफ सेटलमेंट। रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773, जो पिछला एक्ट हमने पढ़ा था, उसमें उसके बाद एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। प्रॉब्लम ये थी कि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच पावर का क्लैश हो रहा था, यानी कि इन दोनों की पावर, किसको क्या पावर है, किसको क्या पावर है, तो ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था, इसलिए ये एक्ट बनाया गया। जो सुप्रीम कोर्ट बनी थी कोलकाता की, वो हर चीज में इंटरफेयर कर रही थी, जैसे कि रिवेन्यू हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये अमेंडिंग एक्ट 1781 लागू हुआ, पास किया गया। तो पढ़ते हैं इस एक्ट को। इस एक्ट के फीचर्स क्या होंगे ये बता देता हूं मैं आपको। पहला फीचर यह है कि सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को लिमिट कर दिया। ठीक है, क्या क्या पावर्स पर लिमिट लगा दी। सुप्रीम कोर्ट कंपनी के रेवेन्यू ऑफिसर्स पर केस नहीं चला सकती। ठीक है, जमींदारों और इंडियन सब्जेक्ट्स के ट्रेडिशनल लॉज में कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगी। सिर्फ कोलकाता के ब्रिटिश सब्जेक्ट्स पर ही कोर्ट का डायरेक्ट कंट्रोल रहेगा, यानी कि कोलकाता की ही पावर दी गई है उसको, उसी के निर्णय ले सकती है, उसी पे उसका कंट्रोल रहेगा। मतलब कि कोर्ट की पावर को बाउंड्री के अंदर बांध दिया गया। ठीक है, तो कोलकाता का सुप्रीम कोर्ट है तो वहीं तक की इसकी पावर की बाउंड्री है। ठीक है, सेकंड जो फंक्शन है हमारा, गवर्नर जनरल और काउंसिल को प्रोटेक्शन दी गई। गवर्नर जनरल और काउंसिल को प्रोटेक्शन दी गई। इस एक्ट ने कहा कि गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिलिंग ने जो काम ऑफिशियल ड्यूटी में किए हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट केस नहीं चला सकती बिना ब्रिटिश क्राउन की परमिशन के, जो मेन पार्लियामेंट है ब्रिटिश की, ये कहा गया। ठीक है,
थर्ड फीचर है हमारे पास कि रिवेन्यू मैटर कोर्ट से बाहर रहेंगे। रिवेन्यू मैटर आउट ऑफ कोर्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है आउट ऑफ कोर्ट? इसका मतलब क्या है कि टैक्स कलेक्शन, लैंड रेवेन्यू, जमींदारी से रिलेटेड केसेस सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन से हटा दिए गए हैं। जो कंपनी टैक्स वसूल करता था उस पे सुप्रीम कोर्ट कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। ठीक है, इसका मेन पर्पज ये है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की गलतियों को सुधारना, कोर्ट और गवर्नमेंट के बीच पावर बैलेंस रखना, जो गवर्नर जनरल है बंगाल का और सुप्रीम कोर्ट जो बनी है कोलकाता में, उनकी पावर्स को बैलेंस रखना ही इस एक्ट का मेन पर्पज है। तो इसलिए हम कहते हैं कि अमेंडिंग एक्ट 1781 है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का करेक्शन एक्ट। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि अमेंडिंग एक्ट 1781 is the correction of regulating act 1773। ठीक है, तो दो एक्ट पढ़े हैं हमने, एक पढ़ा है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और दूसरा एक्ट पढ़ा है अमेंडिंग एक्ट 1781। आपके लिए थोड़ा और आसान हो जाए इसलिए मैं एक बार दोबारा से इसको बोल देता हूं, दोनों एक्ट्स को। तो दो इवेंट्स थे। सबसे पहले हमारा था कंपनी रूल। कंपनी रूल में सबसे पहले हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पढ़ा था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर पार्लियामेंट कंट्रोल लगा सके, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी मन मर्जी का राज कर रही थी। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी पर पार्लियामेंट का कोई अधिकार नहीं था, कोई कंट्रोल नहीं था। इसलिए ये एक्ट बनाया गया ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रूल्स हैं, लॉज हैं, उस पर कंट्रोल लगा सके। ठीक है, इस एक्ट के क्या फीचर्स हैं? इस एक्ट के आने के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया और पहला गवर्नर जनरल था हमारा वॉरेन हास्टिंग। वॉरेन हास्टिंग, इसमें 4 मेंबर की काउंसिल बैठी बनी, इसमें 4 मेंबर की काउंसिल बनी। सेकंड फीचर हमारा है कि कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, इसमें भी 4 मेंबर हैं, एक चीफ जस्टिस रहेगा और 3 अदर जजेस रहेंगे। थर्ड हमारा है कि पार्लियामेंट का कंट्रोल हो गया कंपनी पर। ठीक है, और लास्ट हमारा ये है कि करप्शन को रोकने के लिए रूल्स बनाए गए कि जो कंपनी है उसके सर्वेंट्स है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके सर्वेंट्स ना तो कोई गिफ्ट ले सकते हैं, ना ही कोई प्राइवेट ट्रेड कर सकते हैं, और सैलरी के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा इनकम या एक्स्ट्रा पैसा नहीं ले सकते। सेकंड एक्ट था हमारे पास अमेंडिंग एक्ट 1781। इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोल सकते हैं, यानी कि ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का करेक्ट वर्जन बोल सकते हैं इसको। इस एक्ट को पास करने का मेन पर्पज ये था कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो गवर्नर जनरल था और सुप्रीम कोर्ट है, उनकी पावर्स पर कोई लिमिट नहीं थी कि किसको क्या पावर है और किसको क्या पावर है। तो इस एक्ट के क्या फीचर हैं? सुप्रीम कोर्ट की पावर को लिमिट कर दिया गया कि ये क्या कर सकती है भाई, सुप्रीम कोर्ट की बस रिवेन्यू ऑफिसर पर केस नहीं चला सकती, अब सिर्फ कोलकाता के ब्रिटिश सब्जेक्ट पर ही कोर्ट का डायरेक्ट कंट्रोल रहेगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट की पावर को बाउंड्री के अंदर बांध दिया गया, वो कोलकाता के अंदर ही अपनी पावर को यूज कर सकता है। सेकंड है हमारे पास गवर्नर जनरल और काउंसिल को प्रोटेक्शन दी गई कि गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल ने जो भी काम ऑफिशियल ड्यूटी में किए हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकती। ठीक है, इससे थर्ड फीचर क्या आता है कि भाई रिवेन्यू मैटर कोर्ट से बाहर रहेगा। जो टैक्स वसूली का काम करती थी कंपनी, टैक्स वसूली हो गया, लैंड रिवेन्यू हो गया, जमींदारी से रिलेटेड इश्यूज हो गए, उन पर भी सुप्रीम कोर्ट कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकती। इसलिए इस एक्ट को बोलते हैं करेक्ट वर्जन ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, ये दो एक्ट पढ़े हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे, दो एक्ट हो गए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, अमेंडिंग एक्ट 1781। जो जो एक्ट होते जाएंगे उन पर टिक लगाते जाएंगे। दो एक्ट हमने पढ़ लिए हैं, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट एंड एक्ट ऑफ 1786 और चार्टर एक्ट्स भी पढ़ सकते हैं।
थैंक यू।